हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत छोटू सा चैप्टर है भाई, क्लास 11 का 3D ज्योमेट्री, 8 या 9 पेजेस का चैप्टर है। इसका वन शॉट कवर करने वाले हैं, मतलब इसको वन शॉट भी क्या ही बोलोगे यार। 30 से 45 मिनट्स के अंदर ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर में सम अप कर दूंगा। जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा उतने ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो चालू करते हैं कहानी को यार। सबसे पहले ना बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि 3D ज्योमेट्री की दुनिया है क्या, और इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं उससे जो अभी तक हमने पढ़ा है ना। क्लास 10 तक पढ़ा है, और इससे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लिया होगा, वहां पर भी आपने थोड़ी बहुत चीजें नहीं सीखी होंगी। तो उन सब बातों से हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। तो यार अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो आप लोग क्लास 10th की या फिर क्लास 9th की भी बात करूं तो आप लोग इंट्रोड्यूस हुए थे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जहां पे आप लोगों को ऐसी दो परपेंडिकुलर एक्सिस से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बच्चों हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, याद होगा आप लोगों को, और इस वर्टिकल एक्सिस को बच्चों हम लोग बोलते थे वाई एक्सिस, है ना। इतनी बातें सबको याद होंगी। और इन दो एक्सिस का हम लोग यूज क्यों करते थे? क्योंकि हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते थे, उसको एड्रेस करना चाहते थे एक 2D स्पेस में। तो हम लोगों को पता चला कि यार हमको दो ऐसी एक्सिस की जरूरत है, और फिर हमने उसको कन्वेंशनली ऐसे ले लिया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो कोई सी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकती हैं, लेकिन हम लोग इसको कन्वेंशनली ये लेते हैं, और आपको इसी से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो अब इसका एक थोड़ा सा आपको मैं दर्शा देता हूं कि कैसे ये हेल्प करती है हमको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। मान लो यहां पर पूरे बोर्ड में कहीं पे यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है P, और मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? एड्रेस। जैसे आप जहां रह रहे हो, आप जब भी कोई फॉर्म भरते होगे तो आप लिखते होगे ना एड्रेस में कि मैं यहां रहता हूं, दिस 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 स्लैश दिस। तो ऐसे ही हमको ना इस पॉइंट के एड्रेस के बारे में पता करना है। और एड्रेस कैसे पता करेंगे हम लोग? ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यार, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो सबसे पहले क्या करो, एक्स में मूव कर जाओ। ये यहां पर खड़ा है, तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को इतना लेफ्ट में चलना पड़ेगा। ठीक है, इतना लेफ्ट में चलना पड़ेगा। अब ये जो चला हूं, इसके अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं बोल देता हूं कि यार इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स है, यानी x यूनिट में चल लिया लेफ्ट साइड में। अब यहां पर क्या आपको पॉइंट मिल गया? नहीं ना। पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको यहां से ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, ऐसे ऊपर चल लिए। मान लेते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है, साइन की बात नहीं कर रहा अभी, मैग्नीट्यूड है वो है y यूनिट्स। अब इस पॉइंट को जब हम लोग लिखना चाहेंगे, इसके जब कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखना चाहेंगे, तो हम लोग बेटा साइंस को भी कंसीडर करेंगे। मैंने क्या बोला? राइट साइड में चलना पड़े एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग बाय कन्वेंशन, लेफ्ट में चलना पड़े तो नेगेटिव लेते हैं, वाई में ऊपर चलना पड़े तो पॉजिटिव लेते हैं, वाई में नीचे चलना पड़े तो नेगेटिव लेते हैं। तो आपको पता है, आप एक्स एक्सिस लेफ्ट में चले हो तो ये जो x है इसके बगल में माइनस साइन लगा दोगे, और y में ऊपर चले हो मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो इसका अगर मेरे को कोऑर्डिनेट बताना हो P पॉइंट का, तो वो क्या हो जाएगा? -x, y। इतनी बातें हम लोग सीख कर आए थे कि कैसे हम लोग ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद से 2D स्पेस में कोई से भी पॉइंट को बहुत अच्छे से जाके हेलो बोलकर आ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यार ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्चुअली हमको 4 क्वाड्रेंट्स देती है ना। इसको हम लोग बोलते थे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट की साइन स्कीम आप लोगों को पता है कि यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर y पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव रहेंगे, यहाँ पर x पॉजिटिव रहेगा y नेगेटिव रहेगा। और ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं है, आपको मैंने बता दिया साइन कन्वेंशन कैसे चलती है। अगर आप राइट में जा रहे हो x एक्सिस में तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हो y एक्सिस में तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आ रहे हो x एक्सिस में तो नेगेटिव, नीचे जा रहे हो y एक्सिस में तो नेगेटिव। वेरी सिंपल। अब यहां से बेटा देखो हम लोग 3D ज्योमेट्री को ना इसी के अंदर कैसे हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ये पॉइंट है ना, P पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया, इस बोर्ड से बाहर निकाल दिया।
अच्छा चलो, इससे पहले तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताओ। 2D स्पेस, जैसे तुम एक शीट ऑफ पेपर लेते हो, ठीक है, मान लो A4 साइज का एक तुम लोग ने शीट ले लिया, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि यार ये एक तरीके से सर प्लेन की तरह दिख रहा है ना, प्लेन बोलते हैं ना, प्लेन ऑफ पेपर है ना, पेपर जो है 2D स्पेस की तरह दिख रहा है। लेकिन देखो हम लोग उसको वर्बली बोल देते हैं, लेकिन अगर उसकी हम लोग विथ देखें ना तो हमको लगता है कि उसकी विथ बहुत कम है। लेकिन अगर हम लोग देखो सिस्टम पे डिपेंड करता है, अगर हम लोग वर्बली बोले वैसे बोले तो हम लोग एक शीट ऑफ पेपर को बोल देते हैं कि एक प्लेन की तरह है, एक 2D स्पेस है। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो जितना भी पतला शीट ऑफ पेपर हो वो अपने आप में 3D स्पेस है। उसकी हाइट तो है बेटा, चाहे जितनी मर्जी छोटी हाइट है, लेकिन हाइट तो है। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस के लिए अपने आप को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझाने के लिए हम लोग उसकी हाइट एकदम नेग्लिजिबल ले लेते हैं कि इसकी हाइट ऑलमोस्ट 0 है, तो ये 2D स्पेस की तरह दिख रहा है। जैसे अभी यहां पर आपको ये बोर्ड दिख रहा है बेटा, इसकी जो पहली वाली आपकी स्क्रीन है ना, आप उसको एक तरीके से ज्यूम कर सकते हो कि वो 2D स्पेस है। तो अभी जो भी मैंने कार्यक्रम किया, यहां पे लिखा मैंने, वो सबका सब एक 2D स्पेस में किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं स्पेस से, इस प्लेन से बाहर निकाल रहा हूं। ऐसे मैंने इसको बाहर निकाल दिया और यहां पर ये P पॉइंट आ गया, ठीक है, ये P पॉइंट कहीं ना यहां पर आ गया बच्चों। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन हो गया। आप बताओ हाँ या ना। अब अगर आपको इस पॉइंट को हेलो बोलकर आना है तो आप कैसे बोलकर आ सकते हो, बताओ। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर ये पॉइंट ऐसे बाहर निकलकर आ गया, यहां पर इस प्लेन से बाहर निकलकर आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सर मैं यही गेम खेलूंगा। मैं सबसे पहले x को कवर करूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करूंगा, फिर मैं सर ऐसे y तक पहुंचूंगा, और सर ऐसे मैं बाहर भी तो आ सकता हूं, मेरे पे किसी ने रोक थोड़ा ना लगाई है। लेकिन क्या वो इन दो एक्सिस की मदद से हो सकता है? आपकी ये दो एक्सिस तो इस प्लेन में ही है ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा एक्सिस की रिक्वायरमेंट दिखी यहां पे। बोलो समझ आया? आप लोगों को यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्सिस की रिक्वायरमेंट दिख रही है बच्चों, जो कि ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इस प्लेन के। इसी को ही हम लोग बोलते हैं हमारी थर्ड एक्सिस, और इसको आप Z एक्सिस के नाम से जानते हो, बुक्स में देखते हो। अब इसको एक 2D स्पेस में रिप्रेजेंट कैसे करूं दोस्तों, है ना? 2D स्पेस में अब ऐसे, सबसे पहले तो इमेजिन कर लो कि एक ऐसी एक्सिस है। अब देखो इन तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम रहना चाहिए, इसलिए यहां से नहीं जाएगी ये एक्सिस। ये एक्सिस आप यहां से इमेजिन करो कि बोर्ड के अंदर बाहर ऐसे ही एक एक्सिस है जो कि ओरिजिन से ही होके जा रही है। और अब देखो ये जो तीनों के तीनों आपस में एक्सिस हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। x y के परपेंडिकुलर है, y z के परपेंडिकुलर है, z भी x के परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसको हम लोग इमेजिन तो कर लिए, लेकिन एक 2D स्पेस में, एक प्लेन में सर इसको कैसे दर्शाते हैं? तो देखो ऐसे दर्शाते हैं। मैं एक ऐसी लाइन बना दूंगा यहां पर, ऐसी, और आप लोगों को इमेजिन करना है कि ये जो लाइन है ना वो कैसी है, कि ऐसे जा रही है। देखो आप थोड़ा सा समझ जाओगे, अगर हम लोग क्यूबॉइड को भी ऐसे ही बनाते हैं या फिर क्यूब को भी ऐसे ही बनाते हैं, तो आप लोग समझ जाओगे ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कहानी क्लियर? तो एक तरीके से आपको ऐसा समझ आना चाहिए कि सर ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कहानी क्लियर? तो अब आपको समझ आया होगा कि यार हम लोगों को एक एक्स्ट्रा एक्सिस की जरूरत पड़ी, तो अब हम लोग 3D स्पेस में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग 3D स्पेस में जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं बेटर। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी लगाएंगे, फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में भी सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको क्लास 11th के हिसाब से बहुत लिमिटेड चीज़ें करनी है। इसके बाद 3D ज्योमेट्री आप लोगों का क्लास 12th में कंटिन्यू होता है, जहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ोगे, लाइन्स के बारे में पढ़ोगे, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग सीखोगे। लेकिन क्लास 11th में बहुत लिमिटेड हैं चीज़ें, तो मैं लिमिटेड ही रखने वाला हूँ इस लेक्चर को। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। सबसे पहले तो यार मैं इसको सही कर लूँगा ना, ये हेडिंग यहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। चलो अब क्लियर है सभी को? हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो आप इसको समझो अच्छे से पूरे के पूरे डायग्राम को, और हम लोग इसको कन्वेंशनली ऐसे ही लेंगे कि सर ये 3 एक्सिस को लेना कैसे है, जैसे आपने पिछले स्लाइड पे लिखा था वैसे लेना है या फिर कैसे लेना। तो आपकी एनसीईआरटी में कैसे लिया हुआ है, देखो
ये हॉरिजॉन्टल वाली को y नाम दिया हुआ है, ये जो प्लेन से बाहर आती हुई दिख रही है ये x एक्सिस, और ये प्लेन में जो ऊपर नीचे है मतलब अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स वो z एक्सिस। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन x एक्सिस, इन प्लेन y और z एक्सिस है हमारी। अब आप समझो कि यार आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो बहुत इजीली, मैं इसके लिए कोई और पेन ले लेता हूं, कि आप लोग एक्चुअली देख पा रहे हो कि 3 प्लेन्स आप लोगों को इमेजिन होने चाहिए। 3 प्लेन्स कौन कौन से? एक्स वाई प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन, क्योंकि ये दो एक्सेस कॉम्बिनेशंस में प्लेन को तो जन्म देंगी ना। तो अब आप लोगों को मैं यहां पे दिखाता हूं, देखो ये जो है ना, ये एक तरीके से कैसा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं XY प्लेन। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? XY प्लेन। एक तरीके से इस प्लेन के ऐसे ना आप लोग एक शीट को इमेजिन करो, तो उस तरीके से ही आपको ये इमेजिन करना है कि ये है हमारा XY प्लेन, क्योंकि ये X और Y एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, तो ये देखो सिंपल मेरा जो ये बोर्ड है ना उसी के ही प्लेन में है। ये क्या है? YZ प्लेन। कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। फिर ये एक तीसरा प्लेन आता है बेटा, ये क्या है? XZ प्लेन। ये क्या है? XZ प्लेन। ऐसे जा रहा है ये, ऐसे। ठीक है, देखो तो एक प्लेन मेरा हो गया ऐसे, एक प्लेन मेरा हो गया ऐसे, और एक प्लेन मेरा हो गया ऐसे। तो ये 3 प्लेन्स आपस में देखो परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं कि परपेंडिकुलर तरीके से अलाइंड है एक दूसरे के साथ। और 3 प्लेन्स का नाम कैसे देते हैं हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी 2 एक्सिस से बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनका नामकरण करते हैं। अब उसके बाद यहां पर जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको सिखाया कि हम लोग 3D स्पेस में एक पॉइंट को कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, उसके बारे में ही ये कहानी है। कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी सीखे हुए आए हैं उसी को ही कंटिन्यू करना है। आपको अगर एक्स वाई जेड को लोकेट करना है तो सबसे पहले आप एक्स और वाई को लोकेट कर लो। अब मैंने क्या बोला, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो हम क्या गए भाई, एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट चले गए, फिर वाई एक्सिस में चले गए वाई यूनिट्स। फिर हम लोग यहां पर आके सोचेंगे कि यार अब मेरे को एक्स वाई कॉमा जेड तक जाना है, तो भाई इतना हम लोग जेड एक्सिस में चले गए, तो हम लोग पॉइंट तक पहुंच गए। क्लियर है कहानी? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑक्टेंट्स की। जैसे आप लोगों ने समझा, जब हम लोग 2D स्पेस में थे, हम लोग जब नॉर्मल ज्योमेट्री सीख रहे थे, तो आप लोगों को पता था कैसे एक्स और वाई एक्सिस मिलके 4 डिविजन्स करते थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स। क्वाड का मतलब होता है 4। ऐसे ही ऑक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 8। ऑक्ट का मतलब जैसे आप लोग क्या बोलते हो, ऑक्टागन, है ना, तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 8। तो अब आप लोगों को सबसे पहले ये इमेजिन करना है कि 8 कैसे बंटवारे हो रहे हैं। ठीक है, 8 बंटवारे हो कैसे रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को मैं इमेजिन करवाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपनी एक्सिस देख लो, ये आपकी एक्स एक्सिस बच्चों, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, इतनी बातें हम सबने समझ ली। अब यहां पे x भी पॉजिटिव है, y भी ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव है, z भी ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो आप इन तीनों एक्सिस की मदद से देख पा रहे हो कि एक क्यूब बना हुआ है ना, एक क्यूब बना हुआ है जिसमें मैं x का भी पॉजिटिव यूज कर रहा हूं, y का भी पॉजिटिव और z का भी पॉजिटिव। क्लियर है कहानी? मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, क्या इस पॉइंट से नीचे जाना अलाउड है? आप लोग बोलोगे हाँ सर, z भी तो नेगेटिव हो सकता है। क्या यहां से लेफ्ट में जाना अलाउड है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर, y भी तो नेगेटिव हो सकता है। क्या इसके पीछे जाना अलाउड है? अलाउड है, x भी तो नेगेटिव हो सकता है। तो आप लोग सबसे पहले समझो कि ये जो फर्स्ट आपने क्यूब बनाया है यूजिंग सभी एक्सिस का पॉजिटिव सेंस, ये एक क्यूब की तरह आप लोगों को दिख रहा है, एक स्पेस की तरह आप लोगों को दिख रहा है। इसी स्पेस को आप लोग बोलते हो फर्स्ट ऑक्टेंट। अब इसको मैं ऐसे धक्का दे दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इमेजिन करना, बहुत प्यारी चीज सिखा रहा हूं। ऐसे धक्का दे दूं और आपकी ये वाली साइड पीछे चली जाए, ये वाली साइड भी पीछे चली जाएगी, ये वाली साइड भी पीछे चली जाएगी, ये सब की सब पीछे चली जाएंगी। तो ये जो क्यूब है आपका पीछे की साइड पे चला जाएगा, जिसमें z का तो पॉजिटिव यूज हो रहा है, क्योंकि z में हमने कुछ किया ही नहीं है। हम शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं तो बेटा क्या,
ये x नेगेटिव में जा रहा है, y में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो z और y का पॉजिटिव यूज हो रहा है, लेकिन x का पीछे वाला साइड यूज हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कमरे के पीछे एक कमरा, फिर कमरे के बगल में एक कमरा आएगा, फिर इस कमरे के एक बगल में कमरा आएगा, तो 4 फ्लोर हो जाएंगे पहले माले पे, और इसके नीचे भी 4 फ्लोर हो जाएंगे। दोबारा से समझो, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि जो ये पहला क्यूब आप लोगों को दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ अ रूम आपको दिख रहा है, ये यूज कर रहा है z का पॉजिटिव, x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे पीछे धकेल दिया, और जितना ये x के आगे था उतना इसको x के पीछे डाल दिया। तो अब मेरे को बताओ, इसने z का पॉजिटिव यूज किया, यस, y का पॉजिटिव यूज किया, यस, x को पीछे धकेल दिया, मतलब x का नेगेटिव यूज हो गया। तो एक्चुअली इस वाले स्पेस में वो पीछे चला गया, इसको बोलेंगे सेकंड ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे? सेकंड ऑक्टेंट। फिर वो पीछे वाला जो आदमी था ना, उसको मैंने ऐसे धक्का दिया, ऐसे धक्का दिया, मतलब उसका अब मैंने y भी नेगेटिव कर दिया। क्या कर दिया? y को भी नेगेटिव कर दिया। तो अब उसका सिर्फ z पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। फिर उसको मैंने आगे बुलाया, क्या किया? आगे बुलाया। तो अब मेरा x दोबारा से पॉजिटिव हो गया और z भी पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव है। सिर्फ एक तरीके से इसको इस साइड पे धक्का देना, आप समझ लो। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? तो इसको बेटर तरीका क्या है कि आपने इसको ऐसे पीछे धक्का दिया तो सेकंड ऑक्टेंट, इसको आपने ऐसे डायगोनली धक्का दिया तो ये थर्ड ऑक्टेंट में जाएगा, इसको आपने ऐसे स्लाइड किया तो ये फोर्थ ऑक्टेंट में जाएगा। सर बाकी 4 ऑक्टेंट जैसे ये ऊपर चल रहा है ना, ऐसे ही गेम एक z में नेगेटिव में चलेगा। तो 4 कमरे ऊपर, 4 कमरे नीचे, मतलब 2 माले हैं और पहले वाले माले पे भी 4 कमरे हैं और नीचे वाले माले पे भी 4 कमरे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अब यहां पर हम लोग एक बहुत बेसिक सा सवाल करते हैं, है ना? आप लोग ये इमेजिन करने की कोशिश करना, 6th ऑक्टेंट में हम लोगों को पता लगाना है कि भाई x, y और z का साइन क्या होगा। ठीक है, हम लोगों को क्या पता लगाना है? x, y और z का साइन क्या होगा। थोड़ा सा सोचते हैं तो हमको समझ आ गया कि सर ये ऊपर वाला माला तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, मतलब नीचे वाले माले पे बात करनी है। अब 5th ऑक्टेंट किसको बोलूं, 6th ऑक्टेंट किसको बोलूं? जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऑर्डर चलाया है उस तरीके से हम लोग यहाँ कर भी ऑर्डर चलाना पड़ेगा। मतलब इसको ऐसे नीचे पुश करूंगा तो मेरे को 5th ऑक्टेंट मिलेगा, फिर उसको ऐसे साइड में करूंगा तो मेरे को 6th ऑक्टेंट मिलेगा। तो आप खुद सोचो, सबसे पहले आपने इसको नीचे किया, फिर आपने इसको पीछे भेजा, तो ये पीछे वाली साइड में नीचे भी है, मतलब z का नेगेटिव, पीछे भी है मतलब x का भी नेगेटिव, और y के बारे में क्या ख्याल है? हमने नीचे किया और पीछे किया, क्या लेफ्ट में किया है? कुछ नहीं किया, तो हमारा y रहेगा पॉजिटिव। तो अब आप लोगों का एक टास्क है जो आप लोगों को करना है, आपको सारे के सारे ऑक्टेंट्स में x, y और z का साइन खुद से एक बारी लिखना है, और फिर मैच करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी में भी ये टेबल मिल जाएगी, आप मैच कर सकते हो, या फिर मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा आपको, वहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि 8 ऑक्टेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या साइंस रहते हैं बेटा x, y, z के, यहां पर मेंशन्ड है। हमने 6 की बात करी थी, देखो x और z नेगेटिव, y पॉजिटिव। क्लियर कहानी? इससे बेटर आप लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा कहीं पर भी। धक्का दे दे के आपको समझना है कि आप जहां धक्का दे रहे होगे वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में। ठीक है, चलो थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब बेटा देखो, वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो अगर एंड में लगेगा तो मैं बता दूंगा। पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला 2D ज्योमेट्री में या फिर नॉर्मल ज्योमेट्री में क्या होता था आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मान लो अब 2 पॉइंट्स हैं, अब ये पॉइंट्स अलग प्लेन में रहे हैं, ये 3D स्पेस में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं बेटा x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा x2, y2, z2। कहानी क्लियर? अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और आपको ये PQ डिस्टेंस के बारे में पता लगाना है।
तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला यहां पर भी चलता है, बस ये z का कंपोनेंट ऐड हो जाता है। याद है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? पी क्यू, अगर सिर्फ इसमें x और y कोऑर्डिनेट होते तो आप लोग क्या लिखते? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहां पर मैंने क्या बोला? z वाला कंपोनेंट भी ऐड कर दो, मतलब z1 माइनस z2 का स्क्वायर। क्लियर कहानी? बस ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। और आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ अभी के लिए आपको यही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब थोड़े से डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। चलो, शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। इसके लिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है ये कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? आप लोग मान लो कि यार एक ऐसे लाइन है कोई जिसपे ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब मैंने इसको Q को बीच में डाल दिया, हो सकता है Q बीच में ना हो, क्या पता R बीच में हो, क्या पता P बीच में हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपको पता कैसे लगेगा? आप लोग PQ निकालोगे बेटा, फिर आप लोग क्या निकालोगे? QR निकालोगे, और फिर आप लोग क्या निकालोगे? PR निकालोगे, और देखोगे क्या रिलेशन आप लोगों को मिल रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करते हैं, लाइव करते हैं। ठीक है, तो PQ के लिए क्या करूं? -2 -1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं PQ निकालना चाह रहा हूं। अंडर रूट डाल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। लाइव आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी करोगे जब प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठ के, डरना नहीं है। -2 -1 मतलब -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, फिर प्लस। ठीक है, इसको मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, इसको छोटा सा कर देते हैं ऐसा। फिर 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस, फिर आएगा 5 - 3 यानी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये हो गया बेटा √14, √14। फिर निकालते हैं हम लोग क्या? QR निकालते हैं। चलो, 1 - 7 मतलब 6 का स्क्वायर 36, फिर 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर इज 4, फिर 3 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर इज 16। तो ये हो गया 36, 4 40, 40 और 16 इज 56, √56। ठीक है, अब आते हैं बेटा किस पे? PR पे। PR क्या हो जाएगा? -2 - 7 मतलब -9। क्या खूबसूरत बात है, चलो देख लेते हैं। -2 - 7 इज -9 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। फिर आएगा बेटा 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, और फिर आएगा हमारे पास 5 - -1 मतलब 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये कितना हो गया बेटा? 90, 90 और 36 हो गया हमारा 126। ठीक है कहानी? तो अब चीजें देख लो, ये 14 है अंदर, ये क्या है? 14 × 4, 14 × 4। √4 क्या होता है? आप 2 बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या 2√14 है बच्चों। ये क्या है? 14 × 9, 14 × 10 इज 140, 14 × 9 इज 126। देखते ही चमक जाएगा आप लोगों को। तो ये अंदर रूट के अंदर 9 तो बाहर निकल के 3 हो जाएगा, तो ये है बेटा 3√14। तो देखो आप लोगों को एक प्यारा सा रिलेशन यहां पे मिल रहा है कि PQ, वी कैन सी दैट PQ plus QR is equal to PR. Hence, we can say that they lie on a same straight line. Hence, these 3 points are collinear. Question खत्म। आपके झोली में आ जाएंगे 2-3 मार्क्स। इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, तो सेशन को लाइक कर देना, वरना अब तक इतनी कैलकुलेशन नहीं करते हैं लोग, और बता देते ऐसे ऐसे कर लेना खत्म। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री तक का भी वन शॉट आपको देखने को मिल रहा है इस चैनल पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना प्यार यार दिखाओ इस चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों यारों को भी थोड़ा सा बताओ यार गगन सर के बारे में। इतना बेहतरीन आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, सबके बारे में बताओ। Find the equation of set of points P such that this relation holds where A and B are the points this respectively। तो एक तरीके से ये ना एक पॉइंट के बारे में जानना चाह रहा है कि वो पॉइंट
क्या चीज क्या इक्वेशन में फिट बैठेगा हमेशा। एक तरीके से लोकस का क्वेश्चन है यार, और कुछ नहीं। तो आपको इक्वेशन बतानी है ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स P, तो जिसके बारे में बात करनी है उसको मान लेते हैं यार कुछ है ये x, y है, ठीक है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x, y, z। अब आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग गेम खेल देते हैं। तो अब मेरे को बताओ, अगर ये P पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है, तो P बता दो फटाफट से क्या होगा। आप लोग बोलोगे x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z -5 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाने जा ही रहा था कि मेरी नजर इस स्क्वायर पे पड़ गई, तो मेरे को अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस PB का स्क्वायर, तो अंडर रूट दोबारा से नहीं लगा रहा, P ये रहा, B ये रहा, तो ये x -1 मतलब x + 1 का होल स्क्वायर। फिर आएगा y -3 का स्क्वायर। फिर आएगा बच्चों z -7 मतलब z + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी आपको स्क्वायर में ही वहां पे दिया हुआ है P स्क्वायर। ये किसके बराबर है बच्चों? 2 के स्क्वायर के बराबर है। तो बस अब यहां से कुछ नहीं करना, आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। आप हर जगह इसको एक्सपांड करोगे, है ना, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड, हर किसी को एक्सपांड करेंगे, जो कॉमन टर्म्स होंगी उसको जोड़ देंगे हम लोग, और फाइनली हमको मिलेगा क्या? यहां से हमको एक x y z में रिलेशन ही तो मिलने वाला है, में रिलेशन मिलने वाला है, वही तो आपकी इक्वेशन होगी x y z में, यानी जो ये रिलेशन मिलने वाला है यही आपका आंसर है बेटा, ठीक है। ये जो रिलेशन आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों, यही आपका आंसर है। क्लियर कहानी? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा ये चैप्टर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मेरे को तो खुद, मैं जब मेरे को टीम ने बोला कि सर इसका 1 शॉट रह रहा है बना दो, मैंने बोला यार ये 9 पेज का तो चैप्टर है, इसका 1 शॉट बनाने जाऊंगा अगर मैं तो मुश्किल से यार 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी मेरे बच्चे तो तेज़ हैं, इन्होंने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब फोड़ के पढ़ा है, जो पेड में है उनको भी एकदम फोड़ के आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वाईटी वाले बच्चों को भी आती होगी। तो कैसे, मतलब ये तो फटाफट पिक कर लेंगे। और ऐसा है नहीं कि मैं इसमें कुछ अभी क्लास 12th का कॉन्सेप्ट करवा दूं या फिर कुछ मुश्किल क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि है ही नहीं, है ना, चीज़ें ही कम है, सिर्फ एक डिस्टेंस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। और हाँ, अब सेक्शन फार्मूला के बारे में भी अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में z वाला कंपोनेंट ऐड किया था ना, वैसे ही सेक्शन फार्मूला में भी जो ऑलरेडी सीख कर आए हो उसमें सिर्फ और सिर्फ z वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा दोस्त, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको एक बार ही गूगल कर सकते हो या फिर देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे समझना है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स A, B and C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो यार किसी भी चीज को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और ये भी बताना है कि ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है। तो खुद सोचो, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा खुद सोचो कि कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो ये सोचो कि यार पैरेललोग्राम आप हमेशा से ऐसा कुछ बनाते हुए आए हो, ये तो यार 2D स्पेस में ही है ना, इसके पास ये Z कहाँ से आ गया, इसके पास ये z कहां से आ गया। तो सर क्या क्वेश्चन में गलती से पैरेललोग्राम लिख दिया गया है और ये क्यूबॉइड टाइप का कुछ है? क्या गलती से क्वेश्चन में यहां पर मिस टाइप हो गया है? क्या सर ये क्यूबॉइड टाइप का था जिसको पैरेललोग्राम बोल दिया है? द आंसर इज नो। आप लोगों को इमेजिन करना है कि हम लोग अभी तक ऐसे बनाते हुए आए थे, लेकिन बेटा आपका पैरेललोग्राम, अगर मेरे हाथ को आप पैरेललोग्राम मान लो तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जी, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ना इन पॉइंट्स को लेके सोचना है, ये मत सोचो कि आपका जो ये प्लेन है, ये देखो जब आप इन चारों को मिला के एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे तो पैरेललोग्राम तो हमेशा प्लेन ही आएगा, मतलब आप उससे एक स्पेस, एक ऐसा प्लेन गुजरता हुआ जरूर देख लोगे, हमेशा देख लोगे। लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं बेटा, ये जरूरी थोड़ा है कि एक आपके 2D स्पेस में कंटेन हो जाए, है ना। ये वाला पॉइंट यहां हो सकता है ये वाला पॉइंट यहां पे बाहर कहीं
हो सकता है ये वाला पॉइंट भी कहीं यहाँ पे बाहर हो, ये वाला पॉइंट अंदर हो, तो कुछ ऐसा करके पैरेललोग्राम हो, तो आपके हर पॉइंट के पास एक्स वाई जेड तो आ ही गया ना। चाहे आपका ये पैरेललोग्राम का जो स्पेस है, जो इसका प्लेन है, वो तो लाइक अ प्लेन ही दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन भी अगर मैं देखूं और अपने कन्वेंशन के हिसाब से देखूं, तो इसने मेरा बोर्ड का प्लेन भी यूज कर लिया और एक एक्स्ट्रा प्लेन भी यूज कर लिया, तो 2D स्पेस 3D स्पेस में तो चली गई ना बातचीत। ठीक है, तो इस बातों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बेसिक से कवर करवा दिया। इसको ए ले लेते हैं बच्चों, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पर नामकरण हो गया, तो इनके एड्रेस भी लिख देते हैं 1, 2, 3। कितने प्यारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बी का दिया हुआ बेटा -1, -2, -1, फिर सी का दिया हुआ है 2, 3, 2, फिर डी का दिया हुआ है बेटा 4, 7, 6। अब अगर मेरे को इनको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे को यूज करना, तो एक काम करता हूँ ना, ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लेता हूँ। अपोजिट साइड्स इक्वल दिखनी चाहिए, तो चलो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी किसके बराबर है बेटा, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 है, तो 1 -1 मतलब 2 का स्क्वायर इज 4। फिर आएगा बेटा 2, अब देखो थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। 2 - -2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, और फिर 3 - -1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज अगेन 16। ठीक है, क्या आएगा, अभी इसको छोड़ दो, ऐसे लिख देते हैं। ए बी बी सी क्या है बेटा मेरा, -1 -2 यानी कि -3 का स्क्वायर इज 9, प्लस फिर आएगा -2 -3 मतलब -5 का स्क्वायर इज 25, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा -1 और -2 मतलब -3 दैट इज 9। क्या आ रहा है, छोड़ दो अभी। बी सी हो, ए बी बी सी हो गया, अब ले लेते हैं हम लोग क्या, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ले लेते हैं सी डी। चलो सी डी के बारे में बात करें, यहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, दूर से दिख नहीं रहा। 2 - 4 मतलब -2 का स्क्वायर इज 4, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा बेटा 3 - 7 दैट इज -4 का स्क्वायर इज 16, फिर आएगा 6 है यहाँ पर और यहाँ पे 2 है, तो अगेन 4 का स्क्वायर इज 16। तो देखो यहाँ पे जो बन रहा है वो यही बन रहा है ना, तो मतलब ए बी और सी डी इक्वल है, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, सी डी हो गया, अब आते हैं डी ए पे बच्चों। अब लोग आते हैं डी ए पे, तो डी ए निकाल लेते हैं। 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर 9, प्लस फिर 7 - 2 5 का स्क्वायर 25, देखो वही बन रहा है। 6 - 3 3 का स्क्वायर इज 9, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से क्या लिखोगे कि ऑपोजिट साइड्स मेरे को इक्वल दिख रही हैं, हेंस आई कैन से कि ये पैरेललोग्राम है। बट रेक्टेंगल क्यों नहीं है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, लेकिन ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्यों नहीं है, ये कैसे प्रूफ करूं। यही तो यहाँ पे एक अच्छा सा कुछ कैच है क्वेश्चन में। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, क्या पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। तो यहां पे मेरे को एक काम और करना पड़ेगा, ये AC और BD निकाल लेता हूं यार। अगर AC और BD इक्वल आ जाती तो बोलता कि ये रेक्टेंगल है, AC और BD इक्वल नहीं आएंगी तो मैं बोल दूंगा इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो चलो यार एक काम करते हैं, AC भी निकाल लेते हैं और BD भी निकाल लेते हैं। ठीक है यार, एक तो ये ना जो बोर्ड है वो बहुत रफ हो गया है, इस पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ रहा है इस वक्त। ठीक है, इस पे देखो, पता है आपको कितनी खूबसूरत है साइंस, इस पे मैं लिख भी पा रहा हूँ फ्रिक्शन की वजह से, और इसमें मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो कैसे बैलेंस करता है नेचर हमारी हर चीज को। ठीक है, AC और BD 1 - 2 इज 1 है और 2 है ना, तो ये हो जाएगा 1, 2 - 3 इज अगेन 1, फिर 3 - 2 इज अगेन 1, तो ये हो जाएगा √3। और इसकी बात करूं 4 - -1 इज 5 दैट इज 25, और फिर 7 - -2 वाह 9। तो आपको यहीं से दिख रहा है यार कि इक्वल नहीं है कहानी, है ना। 6 और ये हो गया 49। तो आपको दिख रहा है ना कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो आप यहां से बोल दोगे बिकॉज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हेंस दिस पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। खत्म कहानी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे सॉल्व करना था, मैंने आपको बता दिया है। अब ये लास्ट सवाल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे सवाल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सबसे पहले तो सेंट्रॉइड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे। बहुत से बच्चों ने क्लास 10th में ही सीख लिया होगा जो मुझसे पढ़े थे, कुछ बच्चों ने आके अभी 11th में सीखा होगा। तो अगर मैं इसका नाम ABC दे दूँ और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर दूँ कि ये x1, y1 है,
ये x2 कॉमा y2 है और ये बच्चों x3 कॉमा y3 है। तो अगर मेरे को इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के बारे में लिखना है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो सबसे पहले तो सेंट्रॉइड को डिनोट किया जाता है G लेटर से, ठीक है, विद कैपिटल G। तो सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है? हम लोग तीनों के तीनों x को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और इनको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है मेरे सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? सेम प्रोसेस करेंगे, y को ऐड कर दो तीनों को, तीने क्या होता है? डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गए आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेंट्रॉइड हमेशा आपके ट्रायंगल के अंदर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपने फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा ना, तो थोड़ा सा फिजिक्स वाले टीचर ने भी इन सब बातों के बारे में बात करी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया। और ये आपने देखा होगा कि 3 आपको पॉइंट मास दे देगा तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, आप लोग यही फॉर्मूला यूज करते होगे वहां पर भी। तो ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ये था हमारा 2D स्पेस में, जब सिर्फ x और y होते थे। अब तो z भी आ गया है। अब आपके 3 एक्सिस हो गए हैं भाई। अब 2 लोगों को नहीं, 3 लोगों को जानते हो। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? एक z कंपोनेंट को भी ऐड कर देंगे। तो आपको ये जो सेंट्रॉइड निकालना है, जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, वाह खूबसूरत। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो आपको पता है जो ये सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा? तीनों x के सम के बराबर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर दिस, तो 3 - 1। अब जो मेरे को निकालना है मैं उसको ले लेता हूं, c कोऑर्डिनेट को इसको ले लेता हूं मैं, x, y, z, ठीक है। तो यहां पर एक काम करो, प्लस x डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से आपको x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, जो भी आपका पॉइंट c निकालना है उसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1। फिर एक काम करते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट इसका 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा -5 प्लस 7 प्लस y डिवाइडेड बाय 3। अब थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं। मेरे को 1 चाहिए तो ऊपर क्या बनना चाहिए? नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 बनना चाहिए। तो ये 2 तो बन रहा है, -5 प्लस 7 क्या है? 2 है ना। तो इस y को 1 कर दूंगा तो ऊपर 3 बन जाएगा। तो मतलब y किसके बराबर आ गया बच्चों? 1 के बराबर आ गया, ठीक है। y भी किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब बात करते हैं z की। तो z के लिए एक काम करते हैं, ये रहा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 - 6 प्लस z डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ऊपर 1 बन रहा है ना, 3 बनाना है, तो आपका z कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए? 1, 1, 2। दिस इज योर आंसर। कहानी क्लियर दोस्तों? कहानी क्लियर? डन। चलो, तो यहां पर होती है आपकी 3D ज्योमेट्री की क्लास खत्म, है ना। अब आप इस वन शॉट को खुद भी देखना और यार अपने दोस्तों को भी दिखाना। और मैंने क्लास 11th के मेजॉरिटी वन शॉट्स कवर कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके बाद सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, स्टैटिस्टिक्स, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से ऑनेस्टली, लेकिन कोनिक सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोनिक सेक्शन का मैं अच्छा 3-4 घंटे का एक वन शॉट बनाने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो ही मैं उसको शूट कर दूंगा। तो इस वीक में, दिवाली वीक में ही, दिवाली सबके लिए है ना, आपको भी एंजॉय करना है, लेकिन साथ साथ में आपको 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकालने हैं। तो आप बस YouTube पे आएंगे, वन शॉट्स आप लोगों के लिए डिलीवर्ड हैं, आप लोग देखेंगे उसको कि उसका टाइम क्या है, स्केड्यूल टाइम क्या है, वन शॉट्स अपने एंजॉय करेंगे, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, चीज़ें नहीं सीखेंगे और फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो यार जो भी नया है यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़। जय हिंद।